नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल क्लास पढ़ेंगे, जिसमें कि पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में हम दो भाग में पढ़ते हैं, पहला आकृति और दूसरा है भौगोलिक ग्रिड अक्षांश या देशांतर, जिसमें इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वी का गोलाकार होने का साक्ष्य, पृथ्वी का विशिष्टता क्या है, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण और परिक्रमण, दिन और रात का छोटा एवं बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब के बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। यहीं पर हम देखेंगे 21 जून, 22 दिसंबर, ये सब के दिन क्या होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है, तिरछी पड़ती है, कहाँ ज़्यादा समय का दिन होता है, कहाँ ज़्यादा समय का रात होता है, यही सब हमको पढ़ना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी का परिचय। देखिए, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? जल की उपस्थिति के कारण। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है और आकार के अनुसार यह 5वां ग्रह है और इसकी आयु 4.54 बिलियन वर्ष है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे गोलाकार होने पर 21 जून पर, और इसका दैनिक गति जो परिभ्रमण है, परिक्रमण है, इस पर चर्चा करेंगे। द शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी कैसी है? देखिए, पृथ्वी जब ध्रुव के पास जाते हैं, ध्रुवों पर यह जो है लगभग गोल है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के पास आते हैं तो यह थोड़ा बाहर की ओर उभरा हुआ है, यानी लगभग गोलाकार है, लधवक्ष गोलाभ है, पूर्ण गोल नहीं है पृथ्वी। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे अब केंद्रीय बल ज़्यादा लगता है। कहाँ? भूमध्य रेखा पर। इसका भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं पृथ्वी का व्यास क्या है। जब हम पृथ्वी का व्यास का बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर यह 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 12,712 किलोमीटर है, यानी देशांतरीय व्यास 12,712 है और अक्षांशीय व्यास जो है, विषुवतरेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। दोनों के व्यास में 44 किलोमीटर का अंतर है। दोनों के व्यास में कितना का अंतर है? 44 किलोमीटर का अंतर है। अब हम देखते हैं कि यह जो है विषुवत रेखा पर क्यों बाहर की ओर निकला हुआ है। देखिए, ये आपका पृथ्वी है। अक्षांश, सबसे पहले देखते हैं अक्षांश क्या है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखीय कहते हैं, विषुवत रेखीय अक्षांश। तो ये विषुवत रेखा है। यहाँ पर देखिएगा अक्षांश सबसे ज़्यादा लंबा है, फिर धीरे धीरे यह क्या हो जाता है? कमते जाता है, कमते जाता है। ध्रुवों पर आके यह क्या हो जाता है? एकदम सबसे कम हो जाता है। तो ये तो निश्चित है कि ये सबसे बड़ा अक्षांश है। यहाँ पर जो विषुवतरेखीय व्यास है पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है, 12,756 है। अब ध्रुवों पर क्या होता है? यह कम हो जाता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अक्षांश जो है कम लंबा है। अब पृथ्वी 24 घंटा में घूम जाती है ना? तो यहाँ पर जो है यह कम लंबा है। अब पृथ्वी 24 घंटा में क्या करती है? घूम जाती है। अब 24 घंटा समय है और यहाँ पर ज़्यादा दूरी तय करती है उसी 24 घंटा में, और यहाँ पर कम दूरी तय करती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है पृथ्वी का चाल ज़्यादा है और यहाँ पर जो है पृथ्वी का चाल क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि उतना ही समय में मात्र इतना ही दूरी तय करती है, यानी चाल घट गया, और उतना ही समय में पृथ्वी इतना दूरी तय कर लेती, यानी चाल यहाँ पर बढ़ गया। जब पृथ्वी का चाल यहाँ पर सर्वाधिक होगा तो यह क्या करेगा? अब देखिए, इसके बाद एक चीज़ और समझिए, ये वृत्ताकार है। वृत्ताकार पथ पर जब हम चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, तो यह यहाँ 2 तरह का बल काम करता है। एक केंद्र से बाहर की ओर फेंकेगा, जिसे कि हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक केंद्र की ओर खींचेगा, जिसे हम
अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो जैसे ही हम इस वृत्ताकार पथ पर चलेंगे तो ये दो तरह का बल कार्य करता है। अब चूंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्पीड है तो बाहर की ओर भी फेंकने का खतरा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अब केंद्रीय बल क्या, जो बाहर की ओर फेंके, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर जाए। जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़ा धोते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कपड़ा को बाहर की ओर फैलाता है, अब केंद्रीय बल काम करता है। और वहीं अभिकेंद्रीय बल कहाँ काम करता है, मौत का कुआं देखते होंगे तो वहाँ अंदर की ओर खींचता है, तो वहाँ भी केंद्रीय बल काम करता है। तो ये बाहर की ओर जब खींचेगा, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है, तो निश्चित है कि अब केंद्रीय बल यहाँ पर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो है इसका गति कम है तो अब केंद्रीय बल कम होगा। जब अब केंद्रीय बल कम होगा तो बाहर की ओर कम निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर यह लगभग गोल जैसा आकृति है इसका। और यहाँ पर क्या है, बाहर की ओर फेंक देता है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी कैसी है, उभरी हुई है। तो पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, लगभग गोल जैसा है। यहाँ पर आके भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर जो है यह बाहर की ओर उभरी हुई है। क्यों, अब केंद्रीय बल यहाँ ज़्यादा है, ऊपर में अभिकेंद्रीय बल कम है। अब जब बात चल रही है अभी अपकेंद्रीय बल की, तो थोड़ा सा अभिकेंद्रीय बल भी हम देख लेते हैं। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल में क्या होगा। अभिकेंद्रीय बल में जो है ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से जितना अधिक ऊपर हम जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होते जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अधिक होते जाएगा केंद्र से दूरी के अनुसार। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं। आप घर के फर्स्ट फ्लोर से एक ढेला गिराइए, नीचे में एक गेंद गिराइए, बॉल, देखिए पृथ्वी पर गिरता है तो कितना बल कार्य करता है। उदाहरण के लिए आप किसी बच्चे के पीठ पर गिराइए, देखिए कितना चोट लगेगा। और आप 5 तल्ला से गिराइए, पहले गिराइए 1 तल्ला से बॉल को, अब फिर गिराइए 5 तल्ला से, देखिए सबसे ज़्यादा चोट कब लगेगा, जब 5 तल्ला से बॉल गिरेगा तब लगेगा। यानी जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र से आगे बढ़ते जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान है वो बढ़ते जाता है। और केंद्र के जब नज़दीक आते हैं तो वो कम बल कार्य करता है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सबसे कम होगा। और वहीं आपका ध्रुव पर यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी है तो ये ज़्यादा गति से इसको खींचेगा। तो अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल समझ गए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही यहाँ पर देखिए हम बताए हैं कि ये जो है 12,754 किलोमीटर है, ये 12,712 किलोमीटर है, दोनों में 44 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है निश्चित समय में, तो अपकेंद्रीय बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपकेंद्रीय बल क्या है, जो बाहर की ओर फेंका हुआ रहता है। ये विषुवत रेखा है आपका। ध्रुव पर वहीं अपकेंद्रीय बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अक्षांश की लंबाई यहाँ पर क्या है, कम है, यानी छोटा है। तो अक्षांश जब छोटा होगा तो गति कम होगा, तो अपकेंद्रीय बल भी कम होगा। अक्षांश बड़ा है तो गति ज़्यादा होगा, इसलिए अपकेंद्रीय बल भी ज़्यादा होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। अब एक प्रश्न है दोस्तों कि हम उपग्रह को लॉन्च कहाँ करते हैं, विषुवत रेखा से ही क्यों करते हैं, ध्रुव पर क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि ध्रुव पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा। तो एक तो पृथ्वी खींचेगी, तो उसको रोकने के लिए हमको जो है अंतरिक्ष यान में ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा, ज़्यादा ईंधन का खपत होगा। और वहीं विषुवत रेखा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और अपकेंद्रीय बल ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी का जो गति है, अपकेंद्रीय बल जो है घूम रहा है, जो उसी के गति के सहारे ही कुछ दूरी तक जो है हमारा उपग्रह ऐसे ही चला जाता है बिना ईंधन के, यानी कम ईंधन में। तो विषुवत रेखा पर जो है उपग्रह को लॉन्च करने में कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 2 कारण है। पहला अपकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी का चाल है जो वहाँ सर्वाधिक होता है, तो उसके चाल से भी मदद मिलता है इसको ऊपर जाने में। और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो दोनों स्थिति में
हम विषुवत रेखा के नज़दीक ही उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं पृथ्वी के गोलाकार होने का साक्ष्य। साक्ष्य में देखिए क्या है, सूर्य और सौरमंडल। सूर्य भी गोल है, बाकी सौरमंडल का लगभग सदस्य भी लगभग गोल है, तो पृथ्वी भी क्या है, गोल है। चंद्र ग्रहण के दौरान देखी गई वृत्ताकार छाया। देखिए आप कोई गोल वस्तु का छाया, देखिए गेंद है तो गेंद का छाया क्या आएगा, गोल आएगा। गोदरेज है, गोदरेज का छाया क्या आएगा, आयताकार आएगा। तो जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही उसका छाया होता है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी का छाया कैसा आता है, तो वृत्ताकार आता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि गोल वस्तु का छाया आयताकार नहीं आएगा, आयताकार वस्तु का छाया गोल नहीं आएगा। समुद्र में जहाज का धुआं या झंडा सबसे पहले दिखता है। देखिए यदि पृथ्वी गोल नहीं होती, चपटी होती, तो क्या होता, यहाँ यदि हम हैं तो ये वाला जो है जहाज हमको पूरा दिखाई देता है। लेकिन क्या है, पृथ्वी गोल है, वक्राकार है, तो यहाँ पर जो आपका जहाज है, यहाँ हम हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये इसका झंडा देखते हैं। फिर ये और आगे आता है तो फिर हम ये वाला हिस्सा देखते हैं। फिर जब यहाँ आता है तो हम सब हिस्सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई पड़ता है, झंडा, यानी ऊपर वाला भाग। इसका मतलब है कि सामने नहीं है, इसका मतलब है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। सूर्योदय और सूर्यास्त का भी समय अलग अलग होता है। यदि सामने रहता है तो सूर्य डायरेक्ट सब जगह रोशनी बराबर भाग में देती है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत में 6 बजता है तो इंग्लैंड में 12:30 बजता है, सूर्योदय होता है। पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के सामने रहता था, सब जगह बराबर होता है। मैगेलन जो है 1520 में यात्रा किया था, महासागरीय जल यात्रा, तो उसमें भी देखा जहाँ से चला लगभग वहीं पहुँच गया वो। आप कहीं से भी छत पर या सबसे ऊंचा जगह पर जाके आसमान को देखिएगा तो वो कर्व दिखेगा इस तरह का, कभी भी सीधा नहीं दिखता, लगता है आगे जाके आसमान मिल रहा है ज़मीन में, ऐसा दिखता है। अगला है गोल्डीलॉक्स जोन। देखिए गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, तारों के आसपास का निवास योग्य क्षेत्र है जहाँ परिक्रमा करने वाले ग्रहों में पृथ्वी के समान जल के तरल अवस्था में पाए जाने की संभावना है। यानी यहाँ ना तो अधिक गर्म है और ना ही ठंडा है। जैसे एक्सोप्लैनेट है ना, ग्लाइस 581 जी है, पृथ्वी से 3 गुना क्या है, बड़ा है। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, पृथ्वी जैसा माहौल जहाँ पर हो। पृथ्वी की विशिष्टताएं क्या है, देखिए हमारी पृथ्वी की अपनी विशिष्टताएं हैं। सोच लीजिए अगर थोड़ा सा कम दूरी पर रहता है तो क्या होता है, बुध की तरह जो है हमारा पृथ्वी को भी सूर्य क्या करता है, वातावरण जला देता है। थोड़ा ज़्यादा दूरी होता है तो ठंडा ज़्यादा रहता है, तो एकदम मस्त दूरी पर है, आदर्श स्थिति है। अनुकूल पर्यावरण है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिससे दिन और रात का तापांतर सहनीय है, सहन करने योग्य है। अभी देखेंगे कि कैसे दिन और रात का तापांतर पर प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के अक्ष पर घूरने से। 71% भाग पर जल है, इसलिए जल का कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वायुमंडल है जो हमारा कवच की भांति कार्य करता है, पराबैंगनी किरण को रोकता है, पार्थिव किरण को अवशोषण करता है। और सबसे अहम चीज़ क्या, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा दोस्तों तो पृथ्वी पर रह नहीं सकते हैं। अगला है पृथ्वी की गतियाँ। देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है, सौरमंडल में क्या है कि पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के साथ एक संबंध है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर करती है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन करती है अक्ष पर, इसीलिए दिन और रात होता है, मौसम का परिवर्तन होता है, ज्वार होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब घटना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण। अब ये परिभ्रमण क्या है, रोटेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्यों, तो आप जानते होंगे जुरैसिक काल में डायनासोर भी रहता होगा। डायनासोर विलुप्त कैसे हो गए, सोच लीजिए इतना बड़ा प्राणी है। तो पृथ्वी पर उल्का पिंडों की जरूर बरसात हुई होगी, बहुत ज़्यादा उल्का पिंड गिरा होगा, जिससे क्या हुआ होगा कि पृथ्वी थोड़ा सा 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या हुआ, झुक गया। पृथ्वी अपने धुरी पर परिक्रमा किस दिशा में करती है, पश्चिम से पूरब में। अब पश्चिम से पूरब ही क्यों करती है, क्योंकि सूर्य आकाशगंगा का पश्चिम से पूरब में करता है। अब ये आकाशगंगा कैसे करता है भाई, तो ये देखिए हमारा आकाशगंगा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो ये यहाँ पर एक जरूर सबसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो सबको इस तरह से घुमा रहा है। तो ये कैसे घूम रहा है, पश्चिम से पूरब, सर्पिलाकार है, तो ये पश्चिम से पूरब घूमता है, इसीलिए पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब घूमती है। इसी को हम परिभ्रमण कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, दिन और रात होता है। इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं। जब सूर्य की किरण नज़दीक आ जाएगा तो दिन में दिन होगा और प्रकाश होगा, दूर चला जाएगा तो रात होगा और अंधेरा हो जाएगा। तो परिभ्रमण क्या है, अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूमना, पश्चिम से पूरब, 23.5 डिग्री झुका हुआ।
परिक्रमण क्या है? सूर्य की परिक्रमा करना ही परिक्रमण कहलाता है। कैसा पथ है? तो दीर्घ वृत्ताकार, यानी लंबा जैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है। एक परिक्रमा 365.1/4 दिन में करता है। सामान्यतः एक वर्ष में 165 दिन होता है। यही 1/4 दिन 4 वर्ष में मिलकर क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ जाता है, लीप वर्ष, जिसमें फरवरी में 29 दिन हो जाता है। एक वर्ष में करता है चारों चक्कर, एक चक्कर पूरा, तो इसे सौर वर्ष भी कहते हैं। अब देखिए, ऋतु का परिवर्तन भी जो है इसी परिक्रमण के कारण होता है और पृथ्वी का झुकाव के कारण। पृथ्वी का झुकाव उधर भी है, परिभ्रमण में भी है, परिक्रमण में भी हम रोल निभाता है। तो दिन और रात होगा परिभ्रमण से, ऋतु परिवर्तन होगा परिक्रमण से। पृथ्वी का झुकाव दोनों में महत्वपूर्ण है। कैसे, जरा इसको देखते हैं। अब हम यहाँ 4 चीज़ देखेंगे: 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, उत्तरायण और दक्षिणायन। देखिए, मान लिया जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी हुई है, ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, झुका हुआ नहीं है, एकदम सीधा है। तो क्या होगा? पृथ्वी का ताप इस पर डायरेक्ट पड़ेगा। ये कम सतह को जो है अपना प्रकाश देगा। यदि कम सतह पर देगा तो क्या होगा? ज़्यादा ऊर्जा जाएगा सूर्य का। तो ये बराबर भाग में होगा। फिर यही घूम के जब इधर आएगा तो फिर वही होगा, यानी पूरा बराबर भाग में क्या होगा? बट जाएगा। यही वाला भाग हमेशा दिन रह जाएगा, पीछे वाला रात रह जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा है नहीं। होता क्या है? जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर सीधी पड़े, ये सूर्य है, सीधा पड़ेगा तो कम भाग को यह ताप देगा। जब कम भाग को यह ताप देगा तो क्या होगा? ज़्यादा गर्म होगा। और जब सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है पृथ्वी पर तो यह ज़्यादा भाग को जो है ताप देता है। जब ज़्यादा भाग को देगा तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा, यानी कम गर्म होगा। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि सीधी पड़ेगी तो गर्म ज़्यादा होगा और तिरछा पड़ेगा तो गर्म क्या होगा? कम होगा, यानी ठंडा होगा, कम गर्म होगा। जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है। पहला कंडीशन है, 23.5 डिग्री तो झुका हुआ रहेगा ही। पहला कंडीशन है जब सूर्य की किरणें ये 23.5 डिग्री पर सीधी पड़े, 23.5 डिग्री पर सीधी पड़े। ये हमारा पृथ्वी है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा यहाँ इंडिया है। हमारा इंडिया कहाँ है? यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है हमारा इंडिया है और ये 23.5 डिग्री है। यहाँ पर सूर्य की किरण जो है डायरेक्ट पड़ती है। ये कौन सा दिन होता है? तो 21 जून का दिन होता है। तो 21 जून को डायरेक्ट सूर्य की किरण सीधी पड़ती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में। वहीं पर उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है सूर्य की किरण, तो यहाँ क्या होगा? ठंडा होगा और वहीं सीधा पड़ेगा तो क्या होगा? गर्मी होगा। यानी 21 जून को भारत में गर्मी होगा सबसे ज़्यादा और वहीं पर 21 जून को ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? ठंडा होगा। यहीं इसका उल्टा चले आइए, 21 जून के बाद 22 दिसंबर। इसमें क्या होता है? यही वाला घूमते घूमते यहाँ आ जाता है। देखिए, ये घूम रहा है पृथ्वी, है ना? ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है, ये चौथा है। यानी 24 घंटा में क्या हुआ? पृथ्वी घूम गया। 365 दिन में क्या हुआ? घूम गया। फिर सॉरी, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है सूर्य के, तो परिक्रमा है तो 365 दिन है। 6 माह यहाँ से यहाँ आने में लगा, उसके बाद 3 9 और 3 12, 1 साल में घूम जाता है। तो देखिए, ये कंडीशन है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसका 21 जून और 22 दिसंबर का। अब देखिए, यहाँ पर सीधी किरणें आ रही थी और उसके बाद कहाँ? यहाँ आ गई। देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ हम क्या देखें? 21 जून में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश समझ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया नॉर्थ और ये क्या हो गया? साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें पड़ रही है, एक बार जो है फिर यहाँ पर पड़ेगी। अब देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है यहाँ, है ना, और ये क्या है?
23.5 दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया रहेगा। और यहाँ पर कौन रहेगा? इंडिया रहेगा, भारत। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ तिरछा पड़ता है। तो 22 दिसंबर को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ठंडा रहेगा और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, चूँकि सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? गर्मी होगा। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो, ठंडा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है किरणें तिरछी पड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है किरणें सीधी पड़ रही है। तो 21 जून का उल्टा है 22 दिसंबर। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि जून में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ता है और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा पड़ेगा, और वहीं दिसंबर के महीना में उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर। अभी हम 2 कंडीशन देखे, ये 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को हम क्या देखे कि ये सीधा पड़ा 23.5 उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ गर्मी आ गया। और ये तिरछा पड़ रहा है तो यहाँ ठंडा हो गया। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये 22 दिसंबर को क्या देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को जो है सूर्य की रोशनी जो है एकदम सीधे पड़ रहा है, इधर तिरछा पड़ रहा है। तो ये क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? यहाँ सीधा पड़ेगा तो साउथ में गर्मी और ऊपर में ठंडा। इसका चर्चा हम लोग कर लिए। अब देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य का रोशनी एकदम से डायरेक्ट पड़ता है, एकदम बराबर बराबर भाग में पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? विषुवत रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है और वहाँ दिन और रात क्या होता है? एकदम बराबर होता है। यहाँ देख रहे हैं पूरा बराबर दे रहा है रोशनी, ये भी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को तापमान क्या होता है? एकदम बराबर बराबर होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सन है, ये विषुवत रेखा पर एकदम सीधा रोशनी गया। जब सीधा रोशनी जाएगा तो ऊपर में भी ये मान लिया जाए 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में एकदम वही एंगल बनाएगा नॉर्थ में जो बनाएगा साउथ में। तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान और दक्षिणी गोलार्ध का तापमान क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा सीधी प्रकाश पड़ जाती है कहाँ? विषुवत रेखा पर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। यानी यदि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यदि दिल्ली है तो उसका तापमान, और नीचे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर ले लीजिए पर्थ या मेलबर्न, उसका तापमान उस समय क्या होगा? बराबर होगा। कब? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी डे और नाइट क्या होता है? बराबर होता है। इसी 21 मार्च और 23 सितंबर को हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। कब? जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़े तब, और बराबर बराबर भाग में बांट दे। इसमें क्या होता है? दिन बराबर रात। और 21 मार्च को शरद विषुव कहते हैं और 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं और 23 मार्च को शरद विषुव कहते हैं। तो ये याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। तो अब हम चारों सेक्शन देख लिए कि कब 21 जून को क्या होता है? उत्तरी में गर्मी और दक्षिणी में ठंडा। 22 दिसंबर को दक्षिण में गर्मी, उत्तर में ठंडा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को एकदम बराबर होता है, विषुव कहते हैं, बसंत विषुव और शरद विषुव। आगे चलते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पर समझाए हैं कि 21 मार्च को एकदम सीधी किरण पड़ती है तो वहाँ गर्मी होगा, दिन बड़ा होगा उत्तर में, और वहीं साउथ में क्या होगा? दिन छोटा होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझाएं हैं कि देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सूर्य की किरणें सीधी पड़ी तो गर्मी, और यहाँ दक्षिणी में सीधी पड़ी तो दक्षिण में गर्मी हो गया, है ना। अब उत्तरायण और दक्षिणायन को ज़रा समझते हैं। देखिए अब ये तो क्लियर है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही उत्तर की ओर सूर्य जाएगा, यानी पृथ्वी जाएगी, यानी सूर्य का रोशनी जैसे जैसे उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ते जाएगा तो उसे हम उत्तरायण कहते हैं।
23.5 के बाद 24 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 23.5 डिग्री होगा। तो ऊपर गया तो उत्तरायण, और यदि यही चीज़ नीचे आने लगेगा तो क्या होगा? दक्षिणायन। नीचे आता है कब? तब 22 दिसंबर को। तो 21 जून से 22 दिसंबर के बीच एक बार उत्तरायण होगा और दूसरा बार दक्षिणायन होगा। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एक ही बार सीधी पड़ती है। एक बार यहाँ पड़ेगा 22 दिसंबर को, एक बार 21 जून को। अब बाकी जो बीच में है वहाँ 2 बार पड़ता है। कैसे? तो देखिए, एक बार ऊपर से नीचे आएगा तो पड़ेगा, फिर एक बार नीचे से ऊपर जाएगा तो पड़ेगा। तो 2 बार सीधी पड़ती है बीच में। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सिर्फ एक बार। दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, इसका 2 कारण है, अक्षीय झुकाव और परिभ्रमण। देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर जो है प्रकाश 12 घंटा या इससे अधिक प्राप्त होता है उत्तरी गोलार्ध में। दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे दिन की अवधि बढ़ेगी, और एक समय ऐसा हो जाएगा कि एकदम 24 घंटा वहाँ दिन होगा। 6 माह का दिन और 6 माह का रात, कब? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर। बस उसी का उल्टा है। 23 सितंबर से 21 मार्च दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटा से ज़्यादा होगा। दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो दिन बढ़ेगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? 6 माह तक दिन और 6 माह तक रात होता है। अब आते हैं हम लोग ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण 2 है, और परिक्रमण का 4 अवस्था है, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी जो दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं वही यहाँ पर जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है कि 21 जून को क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। होता क्या है कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, और धीरे धीरे एकदम लास्ट में जो जाकर आपका जून होता है 21 जून, वहाँ मैक्सिमम 23.5 डिग्री पर सीधी किरणें पड़ती है। वहीं ग्रीष्म ऋतु 21 मार्च से शुरू हो जाता है और उस जून तक जाकर समाप्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वही शीत ऋतु होगा। तो 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य क्या होता है? विषुवत रेखा की ओर फिर नीचे चला जाता है, और सितंबर से नीचे जाते जाते 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आते आते 22 दिसंबर आ जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होगा, उत्तरायण वही कहलाता है, और सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे लंबा रात होता है, उल्टा। अब 21 जून में जो हुआ उसका 22 दिसंबर में उल्टा कर लीजिए कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चमकेगा, शीत अयनांत कहलाएगा, दिन की अवधि लंबी होगी, रात छोटी होगी, और फिर विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो ग्रीष्म ऋतु धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 21 मार्च 23 सितंबर के बारे में हम बताए थे, लंबवत चमकता है, आधा भाग एकदम प्राप्त करेगा और आधा भाग नहीं करेगा। जहाँ प्राप्त करेगा दिन, जो नहीं प्राप्त करेगा रात, दोनों एकदम बराबर बराबर होता है। इसी को विषुव कहते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहते हैं। बसंत विषुव 21 मार्च है और शरद विषुव 23 सितंबर है। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं जो वन लाइनर के रूप में है। क्या है देखिए, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री। अब ये अक्षांश देशांतर चैप्टर से संबंधित है, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका जो है चैप्टर होता है समाप्त। आज हम क्या क्या पढ़े हैं एक बार संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। आज हम पढ़े हैं पृथ्वी की आकृति, गोलाकार होना, विशिष्टता, परिभ्रमण, परिक्रमण, दिन रात का छोटा बड़ा होना, 21 जून 22 दिसंबर, ऋतु परिवर्तन, इतना चीज़ हम पढ़े हैं। यही आपका होमवर्क सीरीज का पहला सीरीज फर्स्ट का ये सिलेबस है कि पृथ्वी की आकृति के बारे में हमको देखना था, जिसमें गति, परिक्रमण, परिभ्रमण 21 जून और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर पर चर्चा की है। तो ये होमवर्क सीरीज का पहला जो आपका सिलेबस है उसी का ये पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ आया होगा थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।